वीर भोग्या वसुंधरा राजस्थान भूमि के इतिहास में प्रेम, साहस और सौंदर्य के ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनको पढ़ने में भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पढ़ने में। आज का प्रकरण रहेगा हमारा रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी से संबंधित जो भी तर्क हैं, वितर्क हैं, कहानियां हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, भाट हैं, चारण हैं, किसने क्या कहा है, सिंघल द्वीप के बारे में, गंधर्वसेन कौन था, क्या कीर्ति निशंक शंकरदेव क्या था, गोरा बादल का क्या संबंध था, टोड ने अपने लेखक में क्या कहा है, तारीखे फरिश्ता में फरिश्ता ने कहानी के बारे में क्या कहा है, ये सारी चीजें आज हम इसी एक ही स्लाइड में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपको इस संदर्भ में कोई सा भी प्रश्न आता है तो 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज जितना आप भर सकते हो, दिमाग में फिट होगी स्टोरी और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा आपको, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं वो मेरे शब्दों से बता रहा हूँ। फरिश्ता ने जो कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक पुस्तक लिखी है उन्होंने, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स ऑफ राजस्थान में जो उन्होंने कहानी लिखी है चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी के बारे में, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत कहानी के आधार पे अपन साक्ष्य लेते हैं। 1544 के लगभग आपके एक शेरशाह सूरी के समय एक अवधी भाषा के एक लेखक हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि सिंघल द्वीप श्रीलंका में एक राजा हुए हैं गंधर्वसेन। उनकी पत्नी का नाम था चंपावती। गंधर्वसेन और चंपावती दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होती है। पुत्री का नाम था पद्मावती। पद्मावती जो थी वो अति सुंदर थी और उसके घर में एक तोता पद्मावती ने पाल रखा था। तोते का नाम था हीरामन। जो मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा है वो कहानी मैं आपको पहले बता रहा हूं। एक दिन ये हीरामन नामक तोता किसी बहेलिया अर्थात शिकारी के चुंगल में फंस जाता है। शिकारी ने तोते को पकड़ लिया, एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए में चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह उसको अपने महल में लाते हैं। महल में लाने के बाद में नागमती को सौंप देते हैं जो उनकी पटरानी थी। नागमती बातूनी तोते हीरामन से बड़ी प्रसन्न है। एक दिन अपना पूरा श्रृंगार करने के बाद नागमती ने उस तोते से पूछा कि बोल भाई हीरामन, एक बात बता, मैं कैसे लग रही हूं? मेरे से सुंदर आज तक आपने किसी रानी को नहीं देखा होगा। तो हीरामन ने कुछ विचित्र बात बोली कि जिस सरोवर में कभी हंस नहीं आया वहां पे बगुले अपने आप को हंस मानते हैं। अर्थात हीरामन ये कहना चाहते हैं तो आप तो कुछ नहीं है, हमारी रानी को देखो, हमारी राजकुमारी को देखो, पद्मावती को, पद्मिनी को देखो, इतना रूप लावण्य सौंदर्य जिसका दुनिया में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। जब ये बात हीरामन और नागमती के बीच चल रही थी तभी गेट के बाहर से सारा प्रकरण सुन रहे थे रतन सिंह जी। रतन सिंह जब हीरामन तोते के माध्यम से ये सारा प्रकरण सुनते हैं, पद्मिनी के रूप सौंदर्य की व्याख्या सुनते हैं तोते के मुंह से, तो वो जोगी का वेश करके सीधा पहुंच जाते हैं सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप जाके एक जोगी के वेश के रूप में वहां पे बैठ जाते हैं, एक बाग में तपस्वी के रूप में। काफी दिनों के बाद जब उनके चेहरे के चमक और उसके राजसी ठाट बाट, मतलब जो राजकुमार है उसका मतलब छुपा नहीं पाएंगे, तो गंधर्वसेन को पता नहीं कैसे पता चल गया और उसको बुला भेजा कि भाई वो जो तपस्वी बैठा है उसको बुला के लाओ। राज दरबार में जब उनको उपस्थित किया गया तो उनको पूछा गया कि बताइए आप सच सच बता दो, आप हो कौन? तो ये आपका गंधर्वसेन है। गंधर्वसेन को रतन सिंह ने सारी बात पूरी बता दी कि ऐसे ऐसे चित्तौड़ राजपुताना में चित्तौड़ नाम के राजा जो रियासत है वहाँ का मैं राजकुमार हूँ और ऐसे ऐसे हीरामन ने मेरे को ये कहानी सुनाई थी, इस प्रकार मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। तो एक पिता को अपनी प्रौढ़ा पुत्री के
अच्छे वर इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो सिंगल द्वीप के जो गंधर्वसेन है और चंपावती है, दोनों शहर से स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ शादी कर लेते हैं। साथ ही वो सब वहाँ वापस चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ में जब ये आते हैं तो पद्मावती के साथ, पद्मिनी के साथ उनके चाचा गोरा और बादल, उनका भाई जो है, वो दोनों भी साथ आ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक समय चक्र इस प्रकार घूमता है कि एक दिन एक राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण रतन सिंह के दरबार में उपस्थित होता है, और वो एक्चुअली में रहता वहीं था, लेकिन रतन सिंह को पता नहीं था कि वो एक जादूगर है। तो वो जब उसको पता चला कि वो काला जादूगर है तो उसको दरबार से बाहर निकाल दिया। इससे राघव चेतन को बहुत बुरा लगा और उसको ऐसे महसूस हुआ कि जो रतन सिंह ने उसका अपमान किया है, घोर अपमान किया है एक ब्राह्मण का, और उसने अपनी शिखा के चोटी के मतलब गांठ लगा ली। बोला तेरा अपमान का बदला जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। हालांकि इतिहासकार बताते हैं, आपके मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब राघव चेतन महल से बाहर निकल रहा था तब रानी पद्मिनी ऊपर झरोके से देख रही थी और ब्राह्मण को दुखी होके मतलब थोड़ा उसको सांत्वना देने के हिसाब से उसको कुछ दान दक्षिणा देके उसको शांत करने का प्रयास उसने किया। तो उसने ऊपर अपने जो झरोका है वहीं से अपना हाथ का कंगन निकाल के नीचे डाल दिया और राघव चेतन को दे दिया। तो राघव चेतन को जैसे ही वो कंगन नीचे आया तब उसने ऊपर देखा, तो ऊपर देखते उसके रूप लावण्य और सुंदरता को देख के इतिहासकार जायसी कहते हैं कि राघव चेतन वहीं मूर्छित होकर गिर गया। काफी देर बाद में कुछ सेवक लोगों ने उसके मुंह पे छींटे लगाए और उसको होश आया तो वो वहां से निकलता है। निकलने के बाद दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाके रानी पद्मिनी के रूप लावण्य सुंदरता और उसका अतुलनीय वैश्विक सौंदर्य की इस प्रकार नक्शिक वर्णन आपका राघव चेतन करता है कि अलाउद्दीन खिलजी लालायित हो उठता है कि वो पद्मिनी को प्राप्त करे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक दूत भेजा चित्तौड़, सुरजा नाम का एक दूत भेजा और सुरजा को ये कह दिया कि जाके रतन सिंह को ये भेज दे कि यदि ये बोल दे कि अपने साम्राज्य को रतन सिंह यदि आप बचाना चाहते हो तो रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दो हरम में। अब जब ये बात रतन सिंह को सुरजा ने आके कही तो रतन सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने जो दूत है सुरजा उसको वहां से भगा दिया। हालांकि ये परंपरा होती थी कि दूतों की हत्या नहीं की जाती थी, मर्डर नहीं होते थे। तो वो सुरजा वापस चला जाता है और वापस जाके दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है। अलाउद्दीन खिलजी से बड़ा क्रोधित होता है और वो अपने पूरी सेना के साथ चित्तौड़ आ जाता है। और चित्तौड़ आके इतिहासकार जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो बताते हैं कि 8 साल तक चित्तौड़ का घेरा डाल के बैठा रहा लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अंततः ये फैसला हुआ कि चित्तौड़, ये जो आपका अलाउद्दीन है उसने ये कहा कि भाई चलो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी रानी को खुद रखो लेकिन एक बार दिखा तो दो। उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वो क्या ऐसा, क्या अतुलनीय वो उसका रूप सौंदर्य, एक बार उसको दिखा दो। बाद में तय हुआ कि चलो शीशे में उसको चित्र दिखा देंगे और वो देख के चला जाएगा। बात तय हुई, अलाउद्दीन अंदर जाते हैं, वहाँ पे रात भर रुकते हैं और कई इतिहासकार, जो अलग अलग इतिहासकार अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग वर्णन देते हैं। कोई लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी जो पद्मिनी है उसका चेहरा शीशे में दिखाया गया। कोई कहता है वहाँ पे पद्मना तालाब है, वहाँ पे उसका चेहरा दिखाया गया। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जैसे ही रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उस अतुलनीय रूप लावण्य की चकाचौंध में तुरंत मूर्छित होकर पड़ गया और 3 बार पानी के छींटे डालने से उसको होश आया। इतना कुछ वो बताते हैं। इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि रानी पद्मावती का सौंदर्य उस समय के विश्व में शायद उसके तुलना में कोई इतना सुंदर नहीं रही होगी। जब रानी पद्मिनी पान खाती थी तो पान की पीक भी गले से उतरती हुई दिखती थी। इतना अतुलनीय रूप का नक्शिक वर्णन उन्होंने किया था।
बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी बाहर जाते हैं तो एक कर्टेसी की वजह से, एक शिष्टाचार की वजह से जो आपके रतन सिंह हैं उसको मुख्य दरवाजे की तरफ पहुंचाने जाते हैं, लेकिन कुटिल अलाउद्दीन खिलजी ने वहां उनके छुपे हुए जो सैनिक हैं उनके द्वारा बंदी बना लिया जाता है और चित्तौड़ से सीधा दिल्ली ले जाते हैं। बाद में वहां से एक दूत भेजते हैं और उनके माध्यम से कहलवा भेजा चित्तौड़ की, यदि आपको रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को शाही हरम में भेज दें। अब ये राजपूत जाति कैसे ऐसे अपमानजनक चीज को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, स्वीकार कर सकती है? तो उन्होंने टिट फॉर टैट का तरीका अपनाया। रानी पद्मिनी जो है, इस दौरान एक घटना ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी और बताते हैं कि जैसे ही रतन सिंह उधर निकल जाते हैं, कैद करने के बाद उसको वहां ले जाते हैं, तो कुंभलगढ़ नाम का जो भी स्थान है अपना, कुंभलगढ़ में शासक थे देवपाल। देवपाल की नज़र हमेशा से ही रानी पद्मिनी पे थी, कुदृष्टि थी, और उसके जाने के बाद में उसने इस मौके का मतलब गलत फायदा उठाने के प्रयास से एक दूत, महिला दूत को वहां भेजा था। हालांकि बाद में जब उसको पता चला रानी पद्मिनी को कि ये महिला जो है वो इस उद्देश्य से आई है, तो रानी पद्मिनी ने उस महिला के नाक और कान कटवा के छुड़वा दिया था। ये थोड़ा सा अलग से फैक्ट है, ये क्यों बताया है वो आगे आपको पता चलेगा कि कुंभलगढ़ के देवपाल का क्या रोल था। ठीक है, अब वहां जब जाते हैं तो इधर जो आपकी पद्मिनी है, पद्मिनी ने अपने चाचा गोरा और भाई बादल को मिला के तीनों की गुप्त मंत्रणा हुई, और मंत्रणा के तहत ये रूमर फैला दी कि ये जो आपकी रानी पद्मिनी है अपने पूरी 16,000 रानियों के साथ सीधा दिल्ली के हरम में जा रही है। वहां अब ये योजना बनाएगी, लेकिन योजना के तहत रानी पद्मिनी के अलावा सभी वीर योद्धा थे जो स्त्रियों के वेश में डोलियों में बैठ के वहां पे जाते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले रानी पद्मिनी ने एक दूत के माध्यम से सूचना पहुंचवाई अलाउद्दीन खिलजी को कि चूंकि मैं आपके पास हमेशा के लिए रहने आ रही हूं, तो आप मुझे एक बार अंतिम रूप से मेरे पति के दर्शन करवाने की अनुमति प्रदान की जाए। तो अलाउद्दीन निश्चित रूप से सहर्ष स्वीकार हो गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मिलती है तो मिल लेने दो। तो 25 मिनट का समय उनको दिया गया। 25 मिनट के समय के अंदर अंदर यहां से जो सैनिक गए थे गुप्त वेश में, उनमें लुहार भी थे जो ये लोहे का काम करते हैं। तुरंत बीड़ियां काटी, और बीड़ियां काटने के बाद रानी पद्मिनी और रतन सिंह दोनों एक घोड़े पे सवार होके, उनका जो भाई था पद्मिनी का बादल, उनके साथ तीनों वहां से निकल जाते हैं। पीछे से सैनिक, और उन सैनिकों का नेतृत्व करता है चाचा गोरा के माध्यम से उन सैनिकों को रोका जाता है। तब तक रतन सिंह और बादल और रानी पद्मिनी चित्तौड़ पहुंच चुके थे। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत खौफ खाता है और मतलब सभी सेना नायकों को बुरी तरह से फटकार लगाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी, ये मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा आक्रमण किया, लेकिन उससे पहले एक प्रकरण हो गया। जैसे ही पद्मिनी और आपके रतन सिंह चित्तौड़ पहुंचते हैं, तो उनके पहुंचते ही पद्मिनी ने जो कुंभलगढ़ के देवपाल का जो घटनाक्रम हुआ था, उसकी कुदृष्टि और नियति के बारे में जब रतन सिंह को बताया, तो रतन सिंह बड़ा क्रोधित हुआ और वहां कुंभलगढ़ में जाकर देवपाल की हत्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। इसी दौरान उसको कुछ चोट आ जाती है और कुछ दिनों बाद में वो मर जाते हैं। मरने के बाद में रानी पद्मिनी और नागमती दोनों ने जौहर किया, और जौहर करने के बाद दिल्ली के सुल्तान जब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, तो वहां पे स्थानीय जो और बचे हुए राजपूत सेना नायक हैं, उन्होंने उनका प्रतिरोध किया। प्रतिरोध के बाद में वो हारते हैं। हारने के बाद में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया। ये तो सारी बात हुई आपके मलिक मोहम्मद जायसी की। अब फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता भी लगभग ये सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ पे जो पद्मावती है उसको राणा रतन सिंह की बेटी बताते हैं, पत्नी नहीं बताते बस। और सारा लगभग सारा प्रकरण ऐसा कैसा है। उधर टोड जो हैं, टोड भी लगभग सारा, क्योंकि टोड ने जो कर्नल टोड हैं, ब्रिटिश लेखक हैं जो
मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे और यहाँ के भाट और चारणों के आधार पर राजस्थान का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया और राजस्थान के इतिहास के पिता भी उनको कहा जाता है। तो टोड ने इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया है। वो जो यहाँ पे पात्र बताया है, राजा का नाम आमतौर पे यहाँ पे रतन सिंह बताया है, लेकिन उन्होंने भीम सिंह बताया है कि वो भीम सिंह है। बाकी सारी कहानी लगभग सारी ऐसी की ऐसी है, क्योंकि उन्होंने भी ये सारा जो प्रकरण है वो भाट और चारण के माध्यम से सुना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना है कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है। ऐतिहासिकता ये है कि देखिए, एक तो 250 साल बाद में लिखी गई थी, जब ये घटनाक्रम 1303 का है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पुस्तक लिखी है पद्मावत, वो 1542 का है, शेरशाह सूरी के समय की। तो 250 साल बाद में एग्जैक्ट स्थिति लिख पाना तो संभव नहीं है। दूसरी बात, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत में एक कहानी लिखी है कि उस समय सिंघल द्वीप का राजा गंधर्व सेन था, लेकिन इस नाम का राजा, इतिहास ये श्रीलंका का इतिहास पढ़ते हैं तो इस नाम का कोई राजा आज तक वहां पे हुआ ही नहीं। उस समय जब मलिक मोहम्मद जायसी जो टाइम पीरियड बताते हैं, उस समय वहां पे राजा का नाम था कीर्ति निशंक शंकरदेव पराक्रम बाहु चतुर्थ, ये वहां पे राजा थे। दूसरी बात ये है कि 1303 में तो कुंभलगढ़ बना ही नहीं था, तो कुंभलगढ़ का राजा देवपाल कैसे उसके बदनीयति रख सकता है, तो ये भी एक कुतर्क हो सकता है। तो इस प्रकार ये आपके रानी पद्मिनी से संबंधित एक छोटा सा घटनाक्रम था, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इसी प्रकार के जो भी मतलब राजस्थान के इतिहास के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है, वो सारे मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।